हेलो बच्चों। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सिमेट्री। आज भी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सिमेट्री। कल मैंने आपको बताई थी थ्योरी, आज हम करेंगे उनके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। उसके बाद आपको ये मेथड पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो तुम इसको दोबारा देखना, फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता तो बहुत सारे एग्जाम्पल करना, उसके बाद फिर मेरे से डाउट पूछना, फिर पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंसेस शो हो रहे हैं, ऐसे शो हो रहे हैं। और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है और ऐसे भी है और इधर भी है और ऐसे भी है, फिर ऐसे भी है, फिर इधर भी है और फिर इधर भी है। और बस करते हैं, नहीं तो बनाने को हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यूज में रैंडमली देता हूँ 3 3 and 6 और 3 and 3 and 3 and 3 and 3 and 3 and 6। और कोई बोलता है कि इनके बीच में ये A है और B है, और कोई हमसे बोलता है कि RAB बताओ। RAB का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B हमने बताना है। किसके बीच में? A और B के बीच में बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने आपको समझाया था, सपोज करते हैं A इज पॉजिटिव तो B क्या होगा? B नेगेटिव होगा। और आप इमेजिन करो, मैंने आपको कल की बात समझाई थी, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से जितना करंट जाएगा, लेट से I1, तो यहां से उतना करंट आएगा, लेट से I1। उसका कारण मैं आपको बताया था, मैंने बोला था कि एक काम करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। इस पे कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है और एक सामने जा रही है। अच्छा, यहां देखो कितनी साइड्स हैं, एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे है और एक सामने है। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है? रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बिल्कुल सेम है। इसको भी मैं क्या करता हूं, हम सेम ले लेते हैं। कितना ले लें? नहीं, ऐसा करते हैं, इसको मैं ले लेता हूं कुछ अपने हिसाब से ऐसे ही 4.5 ओम एंड 4.5 ओम। आंसर प्रॉपर आ जाएगा इसका, परफेक्ट है। सो अगर हम ए पॉइंट को ध्यान से देखते हैं और बी पॉइंट को ध्यान से देखते हैं, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर लग रहे हैं। मैंने क्या बोला था? सिमिलर वाली साइड में जितना करंट जाता है, दूसरे साइड सिमिलर वाली साइड में से उतना ही करंट आता है। तो अगर यहां से I1 जाएगा तो यहां से I1 आएगा। कल वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया था, परफेक्ट। दूसरी बात, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी सेम करंट जाएगा, कितना? I1, और यहां से कितना आएगा? सेम करंट आएगा, वो है I1। एक और बात मैंने कल बताई थी, अभी भी देख लेते हैं। अगर इस वाले साइड में से I2 जाएगा तो यहां पे I2 आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। I2 जाएगा तो I2 आएगा। तो उसके हिसाब से इस वाले जंक्शन की बात करें हम, इसका क्या होगा? इसका ये होगा कि यहां से I2 आ रहा है और I2 निकल जा रहा है, और यहां से I1 जा रहा है, वो यहां पहुंच के डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? हम मान लेते हैं कि इसमें I डैश जा रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा I1 माइनस I डैश। यहां पहुंचेगा I1 माइनस I डैश। इस वाले वायर में होना चाहिए I1 कब होगा इस वाले वायर में? जब यहां से कितना जाएगा? यहां से जाएगा I डैश। क्लियर हो गया? तो उसके हिसाब से अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमें मालूम चलेगा कि यहां से I डैश जा रहा है और I डैश चला जा रहा है, और यहां से सेम नीचे वाले में होगा, यहां पे भी ऐसे होगा। यहां से करंट जाएगा और यहां पे बाईपास हो जाएगा, और यहां से I2 आएगा और I2 बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो इस जंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा? इस वाले जंक्शन का बिहेवियर होगा कुछ ऐसा कि ये ऐसे लगेगा जैसे ये कट है, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और नीचे वाले जंक्शन के साथ भी सेम होने वाला है, और वो कैसा हो जाएगा? वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? मैकेनिकली तो ये जुड़े हुए होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकली इनका बिहेवियर एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा जैसे मैंने आपको सामने दिखाया। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। बहुत आसान है, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में कितना? 6, और ये 6 पैरेलल में कितना? 3, और ये 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ऊपर वाले पूरे लाइन में 9, नीचे वाले पूरे लाइन में भी कितना आएगा? 9, और मिडिल वाले में भी कितना आएगा? 9। तभी मैंने 4.5 लिया था, जिससे थोड़ा सा प्रॉपर बन जाए। तो इधर भी आएगा 9। तो हमारे पास 3 सीरीज बन जाएंगी, एक बनेगी ऊपर वाली, एक बनेगी मिडिल वाली, और एक बनेगी लोअर वाली। तो ये आएगा 9 9 9। ऐसा कुछ करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा?
वो आंसर आएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 दैट इज 9/3 इज इक्वल टू 3 ओम. दिस इज आंसर फॉर दिस केस. लेट अस डू अनदर एग्जांपल. हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं. ऐसे कुछ बनाते हैं वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में हम कुछ भी बना सकते हैं. ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है. बहुत अच्छी बात है. ये हम इसको पिरामिड जैसा बना देते हैं. ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है. क्लियर हो गया बेटा? ये जो ये दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये टॉप हो गया. इसको ऐसे मान लो जैसे वर्टिकली अप लिफ्टेड है और इसको मान लो कि ये बेस है. दिस इज बेस और ये लाइन तो ऊपर को उठी हुई है. ऐसे मान लेते हैं टॉप है और ये नीचे बेस है. एंड समबडी सेज कि चलो सबका हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना कितना ले लें, कुछ भी रफली ले लेते हैं. इसका हम 4 ले लेते हैं और बाकियों का 2 2 2 एंड 2 एंड 2 ऐसे ले लिया मैंने. चलो, और कोई हमसे बोलता है कि इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो. आर इक्विवेलेंट, इसको हम ए और इसको बी मान लेते हैं. क्लियर हुआ? इनके बीच में हमने कैलकुलेट करना है. तो पता है इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये प्लस होगा और ये बैटरी का माइनस होगा. तो यहां से करंट एंटर करेगा, यहां से करंट कर गया एंटर, कितना? आई के बराबर. अब देखो करंट ने कहां से चलना है? करंट ने पॉजिटिव टर्मिनल से चल के कहां तक पहुंचना है? नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचना है. तो अगर नेगेटिव तक पहुंचना है तो पॉजिटिव से जो करंट चलेगा वो यहां से पहुंच जाएगा, यहां से जाएगा. लेट से हम कुछ आई डैश मान लेते हैं. ए से बी की तरफ जो डायरेक्ट चलेगा वो तो बी के पास पहुंच गया ना, यहां आई डैश पहुंच गया. चलो, लेकिन ए में से केवल आई डैश थोड़ी निकलेगा. ए में से कुछ ऐसे भी निकलेगा, कुछ यहां भी जाएगा और कुछ यहां भी जाएगा. मान लो यहां पे जाएगा I1 और यहां पे जाएगा I2. ऐसे कुछ हमने मान लिया. अब ध्यान से देखना, तुम क्लियरली देखो क्या ये सिमेट्री की प्रॉब्लम है कि नहीं है. तो तुम क्या पाओगे? तुम बोलोगे सर ए को देखते हैं. ए में तुम्हें 3 साइड्स दिखती हैं, 1 2 एंड 3. ये यहां पे 2 है, यहां पे 2 है और यहां पे 4 है. अच्छा, बी पे खड़े होकर देखते हैं कितनी साइड दिख रही है? 3 साइड दिख रही हैं. ये 2 है, ये 2 है और ये 4 है. एक चीज तो क्लियर है कि ए और बी आपस में सिमेट्रिक है. अब अगर आपस में सिमेट्रिक है तो मैंने क्या समझाया था? मैंने कहा था सिमिलर साइड में से जितना करंट ए से जाएगा उतना बी पे आएगा सिमिलर साइड में से. ये कंसेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं. इसका मतलब हुआ कि अगर इस वाले साइड में कुछ I2 करंट जा रहा है, ये करंट, ये साइड कौन सी है? ये जो वर्टिकली ऊपर को उठ रही है और ये वर्टिकली नीचे को गिर रही है. देख पा रहे हैं आप? इसका मतलब ये साइड ए के लिए और ये साइड बी के लिए सिमिलर है. इसका मतलब इस साइड में से कितना करंट आएगा? I2 आएगा. अगेन देखो, ये साइड बेस के ऊपर है और ये साइड भी बेस के ऊपर है. इसका मतलब ये साइड ए के लिए और ये साइड बी के लिए कैसी है? सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो अगर इस वाले साइड में से I1 जाएगा तो यहां से कितना करंट आएगा? यहां से करंट आएगा I1. आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. अब ध्यान से देखो, यहां से करंट जा रहा है I2 और यहां पे करंट आ रहा है I2. यहां से करंट जा रहा है I1 और यहां से करंट आ रहा है I1. तो उस हिसाब से इस वाले वायर का क्या होगा? इस वाले वायर में कुछ भी नहीं होगा, ये कट जाएगा. जैसे कटेगा इसका मतलब क्या होगा? यहां से जितना करंट जाएगा यहां से उतना करंट आएगा और यहां से जितना करंट जाएगा यहां से उतना करंट आएगा. तो ये वाला वायर क्या होगा? कट हो जाएगा. कट होगा तो ये मॉडिफाइड प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट होगा? हम कह सकते हैं दिस इज नाउ इक्विवेलेंट टू ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस. और हम क्या शो करेंगे? ये एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया और बीच वाली जो लास्ट वाला था ये वाला, इसको हमने कट कर दिया और हमने इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. अब पता क्या होगा? अब ध्यान से देखो, अब ये होगा कि ये दो सीरीज में कितना आंसर आएगा? 2 and 2. तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 4. अगेन देखो, ये और ये सीरीज में 2 and 2 कितना हो जाएगा? 4. और ये खुद कितना है? 4. और ये तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में आएंगे? पैरेलल में आएंगे. ये ए था और ये बी था. अगर हम एक और डायग्राम बना लें, अगेन वी हैव दिस ए एंड वी हैव बी, तो हम क्या देखेंगे? एक तो ये रेजिस्टेंस था जो बेसिकली 4 है, दिस इज 4 ना, और ये 2 and 2 and 2 and 2. तो वो ऊपर वाले जो 2 2 हैं, ये दोनों 2 2 सीरीज में आएंगे और वो यहां पे कनेक्ट हो जाएगा और 2 2 का कितना होगा? 4 होगा. बहुत अच्छी बात है. और ध्यान से देखो, ये भी 2 और 2 किस में होंगे? सीरीज में. और 2 2 का फिर से क्या होगा? 2 2 का होगा 4 और ये ऐसे आएगा और ऐसे आएगा. कितने रेजिस्टेंस आ गए? 3 आ गए. अब 4 4 कितना आंसर आएगा? तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, तो RAB कितना आएगा? RAB आएगा 4/3 ओम के इक्वल. क्या आपको क्लियर हो गई बात?
बहुत ही सही, आसान सा प्रॉब्लम था। आपके सामने एक और प्रॉब्लम आता है और वो होता है, सपोज करो ऐसे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस, हमारे पास एक और रेजिस्टेंस, हमारे पास एक और रेजिस्टेंस, इसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस, यहां भी एक रेजिस्टेंस और यहां भी एक रेजिस्टेंस, उसके बाद यहां भी एक रेजिस्टेंस और इधर भी एक रेजिस्टेंस, ऐसे, और इधर भी एक रेजिस्टेंस, ऐसे एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं और ये बन के डायग्राम। क्लियर? हम ऐसा मान लेते हैं, तुम कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ऐसा करते हैं हम इसको आसान बनाने के लिए सबको आर लेते हैं, आर 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 आर। क्लियर हो गया? अब कोई हमसे बोलता है यार ये इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, बताओ आंसर कितना आएगा ए बी के बीच में? ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्री का प्रॉब्लम है कि नहीं है, पहले सोचो, ऐसे धक्के से मत सॉल्व करना शुरू करो। इनमें से कोई दो सीरीज में नहीं है, एनी टू आर नॉट इन सीरीज, चेक कर लो, कोई भी दो सीरीज में नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाद में सीरीज में हो, कम से कम अभी नहीं दिख रहा है हमें कि कोई दो सीरीज में है, कोई भी दो पैरेलल में भी नहीं है। ध्यान से देख लो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो ए से जितना करंट एंटर करेगा ना, बी पे उतना लीव करेगा। दोबारा देखो, क्या ये सिमेट्रिक है? ए को देखो ध्यान से, ए के पास 3 साइड्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। बी पे खड़े होकर देखो, बी के पास भी कितनी साइड्स हैं? बी के पास भी 3 साइड्स हैं, और वो सिमिलर है कि डिसिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। जैसी ए के पास साइड्स हैं, एग्जैक्टली वैसी बी के पास साइड्स हैं, मतलब ये और ये और ये। तो अगर हम करंट की बात करें तो हम ऐसे मान लेते हैं कि सपोज इस वाले में करंट जा रहा है I1, तो ऑब्वियस सी बात है I1 जाएगा तो यहां कितना पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा I1। बहुत अच्छी बात है। एक और चीज ध्यान से देखना, इसको देखो, ध्यान से देखते रहो, इसमें ये वाली साइड है, इसको देखो, ध्यान से देखते रहो, इसमें ये वाली साइड है। क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है एक दूसरे के लिए? एग्जैक्टली सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें करंट जाएगा I2 तो यहां से करंट आएगा I2। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, फिर इसको देखो दोबारा, इसमें जो ये वाली साइड है और इसमें वो ये वाली साइड है। इसका मतलब अगर यहां से करंट जाएगा कुछ I3 तो यहां से कितना करंट आएगा? यहां से आएगा I3। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बात है। इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि यहां पे I2 जा रहा है, उसका कुछ करंट जाएगा यहां पे I डैश, तो यहां पे कितना जाएगा? यहां पे जाएगा I2 माइनस I डैश, यहां पहुंचेगा I2 माइनस I डैश। यहां दोबारा से कितना हो गया? यहां दोबारा से हो गया I2, यहां से कितना जा रहा है? I डैश। ये I2 कब बन पाएगा? ये I2 तब बन पाएगा जब यहां से कितना लौटेगा? यहां से लौटेगा कितना? I2 माइनस I डैश। अगर इस वाली साइड से I2 माइनस I डैश लौट आया तभी इसका और इसका सम मिलकर कितना होगा? I2 के बराबर होगा। परफेक्ट, क्लियर हो गया? उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे? उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यार देखो, यहां जा रहा था I2 माइनस I डैश और यहां से भी आना चाहिए I2 माइनस I डैश, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। दोबारा रीचेक कर लेते हैं। रीचेक करेंगे तो हमें क्या दिखाई दिया? हमें दिखाई दिया यहां से जा रहा है I3 और इस वाले साइड में, इस वाले वायर में कितना जा रहा है? I3। इसका मतलब इस रीचेकिंग के हिसाब से भी बात करें तो हमें दिख रहा है कि यहां से I3 गया, I3 चला गया, मतलब इस वाले वायर में कोई करंट नहीं जाएगा। सो चेकिंग हम चाहे लोअर पार्ट से करें या अपर पार्ट से करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इन भाई साहब से कहते हैं तुम घर जाओ, क्योंकि इनके होने और ना होने का कोई फर्क तो है नहीं, इसमें करंट तो जाना नहीं है, तो फिर हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, क्योंकि जो करंट जाएगा वो ऐसे फ्लो करेगा। अगर आपने ऐसे शो कर दिया तो अब तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट है कि आसान हो गई बेटा। ध्यान से देखो, ये दोनों का मिला के कितना हुआ? 2R। कितना हुआ? R एंड R, हाउ मच? 2R। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका कितना है? 2R, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मिला के कितना आएगा इसका? 2R/3। कितना आएगा? 2R/3। सो वी कैन मेक दैट सिंप्लीफाइड एंड ईजी एंड स्मॉल सा डायग्राम। यहां पे दिखाते हैं A, यहां पे दिखाते हैं B, और A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, साफ दिख रहा है R। और देखो, जो ये ऊपर वाली साइड है उसका मिला के कितना होगा?
2r, तो हम इसको यहाँ शो कर देते हैं। कितना? यहाँ शो कर दिया बेटा हमने, कितना? 2r। क्लियर हो गया? आगे देखो, अगर हम आगे देखें तो आपको क्या दिखा, ये 2r हो गया और ये r पैरेलल में, तो इसका कितना आएगा? 2r/3। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? इसको ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये 2r/3 हो गया, ये r हो गया और ये r हो गया। क्लियर? ये कौन सा वाला r है? ये वाला r है। और ये कौन सा r है? ये वाला है। और ये 2r/3 कौन है? वो इसका कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको समझ आया। बहुत ही बढ़िया, सही जा रहा है, आसान है। क्लियर हो गया? ये ऐसे कुछ दिख रहा है। अब क्या करेंगे? अब हम बोल सकते हैं कि सर देखो ये तीनों तो सीरीज में है, और अगर तीनों सीरीज में तो इनका आंसर कितना आएगा? इनका आंसर आएगा r प्लस 2r/3 प्लस r। r और r मिलके 2r हो गए। और अगर हम ये 2r/3, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2r प्लस 2r/3। क्लियर है बेटा? कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगी 8r/3। आई थिंक क्लियर है। इसका मतलब इस पोर्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8r/3। तो अब हमारे पास क्या बन गया? अब हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें हमारे पास होगा 2r, जिसमें होगा 8r/3, जिसमें होगा r। चलो एक डायग्राम और बना लेते हैं। हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं a, यहाँ पे लिखते हैं a, यहाँ पे लिखते हैं b, और यहाँ पे आएगा एक r। ठीक है ना? और इसके बीच में आएगा एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8r/3। और इसके ऊपर एक और आएगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2r के बराबर। चेक अगेन, है ना? ऐसे ही है ना? 2r, इसकी वैल्यू 8r/3 और इसकी वैल्यू आ गई r। सो वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ रिलेशन। नाउ r इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अब सबके सब पैरेलल में, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/8r/3, मतलब कितना हो जाएगा? 3/8r। बच्चों को समझ में आ रहा है? प्लस 1/2r। नाउ दिस इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा नीचे 8r, ऊपर कितना बन जाएगा? 8 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज हाउ मच? 8 और 3 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 8r। यहां से आएगा r इक्विवेलेंट इक्वल टू 8r/15। दिस इज आंसर। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, आपको मेथड समझ में आया? मैं आपको दोबारा से रिव्यू करवाता हूं, ध्यान से देखो क्वेश्चन। ये वाला प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, बट सच ही है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। हमने मेथड ऑफ सिमेट्री से देखा, उससे पता चल गया। उसके बाद हमने देखा है दोनों सीरीज में होंगे। उसके बाद ये दोनों नहीं, उसके बाद ये दोनों सीरीज में होंगे और ये वाला रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में होगा। फिर जो इसका आंसर आएगा वो सारे के सारे सीरीज में होंगे। फिर सब सारा का सारा कॉम्बिनेशन किस में होगा? पैरेलल में। ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा वेरिएशन और करते हैं। तो ऐसा करते हैं, हमने ऐसे ले लिया और हम ले लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। ऐसा करते हैं, ये फास्ट बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ए ट्रायंगल बना दिया हमने। उसके बाद हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे, हमने ये बना दिया। फिर हम ऐसे कर देंगे और फिर हम ऐसे कर देंगे। और अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इधर 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 और इस तरफ, और दैट्स इट, है ना? तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक रेजिस्टेंस, वी हैव वन मोर, और एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं। और ये जगह रह गई थी, हम यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लो जी, क्लियर हो गया। अब कोई कहता है एक काम करो कि सर इनके बीच में बताओ, ये सी है और ये डी है। डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया, सारे के सारे सेम है। ईच इक्वल टू आर, मतलब हर एक वैल्यू, हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? आर के बराबर है। किसके बीच में निकालना है हमें? सी और डी के बीच में निकालना है। अब सोचो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे। दिमाग लगाओ, जल्दी से दिमाग लगाओ। क्या आंसर आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए आर सी डी इज इक्वल टू, पिछले वाले का आंसर कितना आया था? 8r/15 ना, इसका आंसर भी आएगा 8r/15। पता कैसे? अब तुम्हारे पास तरीका होगा, तुम पूरा सॉल्व करो, करते रहो। सर ने मेथड ऑफ सिमेट्री बता दिया, चलो जी तुमने सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका पता क्या होगा? तुम जो अंदर वाला ट्रायंगल नहीं है छोटा सा, इस अंदर वाले ऐसे मान के चलो कि ये जो ट्रायंगल है ये इलास्टिक वायर से बना है। ऐसे मान लिया, मानना है इलास्टिक वायर से बना है या स्प्रिंग से बना हुआ। तुम अंदर वाले पूरे ट्रायंगल को हाथ में पकड़ो और ऊपर को खींचो, और जो बाहर वाला ट्रायंगल है वो वहीं रहने दो। अंदर वाले ट्रायंगल को खींचो ऊपर को, फिर उसको फैला के बड़ा कर दो और फिर दोबारा दबा दो।
जब तुम ऐसा करोगे ना तो अंदर वाला ट्रायंगल बाहर वाले ट्रायंगल से बड़ा हो जाएगा, और जब ये बड़ा होगा तो जो CD आपको अंदर दिख रहा है वो CD कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, CD बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आपको क्या लगेगा कि जो CD अभी अंदर है वो CD कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ। मतलब अगर तुम अंदर वाले ट्रायंगल को खींच के बड़ा कर दोगे ना तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे कुछ। जो CD अभी अंदर दिख रहा था वो तुम्हें कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये डायग्राम और पहले वाला डायग्राम अलग थोड़ी है, वो तो सेम है। इसका मतलब RAB का आंसर और RCD का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक काम करो, खुद से प्रैक्टिस करो। पहले मैं सॉल्व नहीं करवा रहा जान के, जिससे आप क्या होगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाओगे। नहीं तो आपको मेथड ऑफ सिमेट्री के न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे तो आप फिर प्रैक्टिस करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। यू डू दिस, अपने आप से करो, खुद से करो, फिर आप देखो अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो हम कम्युनिकेशन में रहेंगे, फिर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। बहुत ही बढ़िया है, बट आंसर इसका सेम आएगा। चलो ऐसा करते हैं, सेम प्रॉब्लम दोबारा करते हैं लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स बदल देते हैं। वी हैव ट्रायंगल, वी हैव ट्रायंगल, वी हैव बड़ा सा ट्रायंगल, वी हैव बड़ा सा ट्रायंगल एंड बड़ा सा ट्रायंगल। यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, बाकी हम यहाँ लगा देंगे, इधर 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 और इधर। मैं प्रेफर करता हूँ कि सेम प्रॉब्लम को बार बार अलग अलग तरीके से करवाएं तो शायद समझ बढ़ जाती है। आई बिलीव दिस। ये ऐसे हो गया, ऐसे कुछ डन। अब एक काम करते हैं, अब हम इनके बीच में कैलकुलेट करते हैं। बहुत सही है, इसको हम P और Q नाम दे देते हैं। हमने इनके बीच में कैलकुलेट करना है, समझने की ट्राई करो। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि सर हमने P को प्लस बोल दिया तो Q को क्या बोलेंगे हम, माइनस बोलेंगे। एक बात आपको बताऊं, P और Q देखने में सिमेट्रिक लग रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क लग रहा है। अगर हम P और Q को ध्यान से देखें तो P लग रहा है जैसे बड़े ट्रायंगल पे, Q लग रहा है छोटे ट्रायंगल पे। बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन एक चीज क्लियर है, करंट कहां से चलेगा। सपोज करो हमने बैटरी ऐसे जोड़ दी, सपोज करा रहा हूं मैं आपको, ये ऐसे जोड़ दी तो करंट निकलेगा बैटरी में से और ये ऐसा जाएगा। करंट ने एंटर कहां से करना है, P से। पहुंचना कहां पे, Q पे। रास्ते कितने हैं Q तक पहुंचने के। P पे जो करंट एंटर करेगा, एक रास्ता तो जा रहा है बेटा सीधा, ये गया, एक जा रहा है सीधा। तो ऑब्वियसली बात है P से जितना करंट निकलेगा वो Q पे सीधा पहुंच गया, इसमें तो कोई फाइट है नहीं है, नो फाइट। हाँ, एक रास्ता है ये वाला और एक रास्ता है ये वाला। आपको अच्छी बात बताऊं, तुम इस रास्ते जाओ या तुम इस रास्ते जाओ, तुम इस वाले रास्ते से जाओ या इस वाले रास्ते से जाओ, तुम्हें जो करंट पहुंचेगा वो सेम जाएगा। कारण है, तुम अगर इस रास्ते से जाते हो तो तुम ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर शायद ऐसे कुछ आगे पहुंच सकते हो, और इस रास्ते जाओगे तो ऐसे जाओगे और तुम शायद ऐसे कुछ पहुंच सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रास्ते सेम है कि अलग अलग है। दोनों रास्ते बिल्कुल सेम है, तो दोनों में करंट कैसा जाएगा, सेम जाएगा। मान लो ये करंट जा रहा है स्मॉल आई, तो इसमें भी कितना जाएगा, स्मॉल आई। करंट यहां पहुंच गया और ऊपर वाले से करंट यहां पहुंच गया। अगर ऐसा करेंगे तो आप समझने की ट्राई करो, यहां का पोटेंशियल कुछ आएगा V प्लस, कितना आएगा V प्लस। लेकिन जब तुम आगे जाओगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां आते आते पोटेंशियल बचेगा कुछ V डैश, रैंडमली मैंने मान लिया। सिमिलरली यहां देखो, यहां V प्लस था, तुम आगे जाओगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा कि कम होगा, आगे जाके कम होगा, और यहां पे भी पोटेंशियल आ जाएगा V डैश। आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जितना पोटेंशियल यहां का है उतना पोटेंशियल यहां का है, इस वजह से इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। सो जो I करंट जा रहा था वो यहां तक पहुंचा, वो सारा का सारा बाईपास करके कहां चला गया, यहां आ गया, और यहां से कहां चला गया, यहां से यहां चला गया। क्लियर है। अब हम यहां पहुंच गए और यहां से हम यहां पहुंच गए। आप सोचो कि एक करंट यहां से चला था, पहले वो यहां गया, फिर वो यहां आ गया, और फिर एक करंट यहां से चला था और फिर वो यहां आ गया। क्या आपको बात क्लियर हो रही है। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां का पोटेंशियल अगर V डबल डैश होगा तो यहां का पोटेंशियल भी V डबल डैश होगा। कारण जब करंट जा रहा था यहां से निकला, आगे जा रहा था, पोटेंशियल कम हो जाएगा,
फिर और आगे जाएगा तो और कम हो जाएगा। यहाँ से ऊपर देखो पोटेंशियल यहाँ जाके कम हो जाएगा, और आगे जाओगे तो और कम हो जाएगा। अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है। आपको समझ आ गया। सो ना तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट आएगा ना इसमें करंट आएगा। करंट आएगा नहीं तो रेजिस्टेंस को लगाने का कोई फायदा है नहीं। तो मैं पता क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे रिमूव कर देता हूं, ये ऐसे, और इसको ऐसे। लो जी, खत्म हो गया। अब जरा प्रॉब्लम को दोबारा से देखो। नाउ इज इट डिफिकल्ट कि इजी? क्या ये प्रॉब्लम अब मुश्किल है कि आसान है? अब ये बेटा आसान है। पता क्यों? ये और ये किस में है, सीरीज में है। कितना आंसर आएगा, 3R। और ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। आंसर कितना आएगा, 3R। तो दोबारा से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे P वहीं रहने तो जहां पे लिखा था, Q वहीं रहने तो जहां पे लिखा था। P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस था जिसको हमने R बोला। कौन सा वाला R है, ये वाला। और ये सारे के सारे हैं, ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है, P और Q के बीच में। लेकिन इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 3R। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये आएगा 3R। नीचे डाउन साइड देखो, ये भी कितने, 1 2 3, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3R। इनको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। कितना आएगा बेटा, ये भी आएगा 3R। और रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, P और Q के बीच में। सबके सब किस में है, पैरेलल में है। तो आंसर कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/3R प्लस 1/3R इज इक्वल टू 3R। यहां पे हमने ले लिया तो क्या वैल्यू आएगी, 3 + 1 + 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहां से आएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3R डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी। तो ये था ऑल अबाउट दी मेथड ऑफ सिमेट्री। अब ऐसा करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 2-3 टाइप से, और आपने वो सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्लास तक आपने सॉल्व करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत आसान, इतना आसान कि बहुत ज़्यादा आसान। हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है ऐसे। ये क्यूब है, एक क्यूब है, और इसमें कितने साइड्स हैं, इसमें 12 साइड्स हैं। और ऐसा करते हैं, इन पे कट बनाते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने हैं हमने सब जगह। एक और बात, जो मेथड्स अभी हम पढ़ रहे हैं ये रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल अकेले नहीं है, कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल भी है। और इनका आंसर रेजिस्टेंस के केस में और कैपेसिटर के केस में डिट्टो सेम आता है। इसलिए जो हम यहाँ रेजिस्टेंस में कर रहे हैं, कैपेसिटर में आपको दोबारा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मतलब मेथड ऑफ सिमेट्री इन कैपेसिटर और इन रजिस्टर इज सेम। तो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, यहाँ पे, इधर पे और इधर पे और इधर पे। सारे हो गए, कोई रह गया, सारे हो गए जी। चलो इसको नाम देते हैं हम A, इसको नाम देते हैं B और इसको नाम देते हैं C। ठीक है। और तुमने एक काम करना है, इसको नाम देते हैं हम D। तुमने निकालना है फाइंड RAB। समझ गए, A और B के बीच में इक्विवेलेंट, एंड RAC। RAD भी करेंगे, लेकिन मैं ये कॉम्पिटिटिव क्लास में कराऊंगा, इसमें नहीं कराऊंगा। हाँ, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, यू आर मोस्ट वेलकम। RAD की वैल्यू निकाल के देखना। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा RAB कितना होगा और RAC कितना होगा, ये हम करेंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ईच इज, क्या ले लें, चलो कुछ भी ले लेते हैं हम, 6 ओम ले लेते हैं, चलो छोड़ो। ईच इज 6 ओम। सबकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम के बराबर है। तुमने बताना है RAB और RAC कितना आएगा। तो बेटा इट वाज अबाउट द मेथड ऑफ सिमेट्री। ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये करने के बाद आपको मेथड समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं जान के नहीं करा रहा, सो दैट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो मटेरियल मिल जाए। परफेक्ट। तो ये अच्छे से करना और उसके बाद आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।